हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों मैं नरेंद्र कुमार और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईवीएस का। और इसमें दोस्तों हम लोग ऑल प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और इसमें एनसीईआरटी प्लस पेडागोजी दोनों प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। बाकी इसके पहले दोस्तों हम लोग बहुत सारी वीडियो, लगभग 7 वीडियो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और 7 प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर चुके हैं। और उसमें हम लोग मैथ को, ईवीएस को और हिंदी के 3 सब्जेक्ट को लेकर के हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। बाकी अगर देखिएगा, अगर वॉइस वगैरह सही है तो ठीक है। बाकी इस क्लास को हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें आज का जो पेपर होने वाला है, ये आज का पेपर हम लोग का होगा 11 जनवरी 2023 का। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आप सभी लोग जुड़ जाइए और हम लोग आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे जितने लोग जुड़े हैं अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज की पहली क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों मैराथन मैं नहीं ले पाऊंगा, नहीं तो यहाँ पे हम लोग तीनों क्लास साथ में लेंगे। मैथ ईवीएस लेते, लेकिन थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है तो आज हम लोग ओनली ईवीएस के ही क्लास को करेंगे। चलिए जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। हम लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आपके बीच में पहला प्रश्न पूछा जा रहा है खमीरीकरण, या इसे हम लोग किण्वन भी बोलते हैं, ठीक है। एक परिवर्तन की क्रिया है, क्या है ये? शर्करा को एल्कोहल में बदलता है, या खमीर जिसे ईस्ट भी कहते हैं को एल्कोहल में बदलने की यह क्रिया है, या शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की क्रिया है, या खमीर जिसे ईस्ट के नाम से भी जानते हैं को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया। तो अगर हम लोग दोस्तों बात करें कि ये जो खमीरीकरण या किण्वन होता है, ये क्या करता है? ये शर्करा को एल्कोहल में बदलने का क्या करता है? कार्य करता है। तो हम लोग कह सकते हैं पहला का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि शर्करा को किस में बदलता है? एल्कोहल में, और वह क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है या खमीरीकरण कहलाता है, ठीक है। और इन ईस्ट का प्रयोग दोस्तों खाद्य परिरक्षण यानी खाने वाली वस्तुओं को परिरक्षण करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अब चलिए ये अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न जो है डायरेक्शन से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। और इस तरह के हम लोग जितने सारे प्रश्न हैं उसमें सभी लोग हम लोग देख चुके हैं। इसके पहले इस तरह के डायरेक्शन वाले सवाल हम लोग सॉल्व किए। तो चलिए इसको जो है कि आप अपने पेन और कॉपी से इसको लगाइए, तब तक हम लोग 20 को सॉल्व करते हैं। आप लोग भी प्रश्न को देखिए और सॉल्व कर आंसर बताने का प्रयास करेंगे। चलिए ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, बस हम लोग को क्या करना होता है? डायरेक्शन ज्ञात होना हमको चाहिए। बस हम लोग क्या करते हैं, एक जो है कि डायरेक्शन खींच दीजिए और इसके अनुसार जैसे कहेगा, जैसे ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, उसके अनुसार आप सवाल पढ़ते जाइए और जैसे जैसे कह रहा है वैसे करते जाइए, आपका आंसर लग जाएगा। करा आपका घर एक्स पर स्थित है, यानी आपका कहीं घर है और वो आपका घर एक्स पे स्थित है, यानी एक्स पॉइंट पे स्थित है। करा और बुक शॉप वाई पर स्थित है, यानी एक स्थान है जहाँ पे आपका क्या बुक स्टॉल है। करा यद्यपि आपका घर बाजार के ठीक सामने है, बाजार के ठीक सामने आपका घर है कहीं, लेकिन बीच में व्यस्त राजमार्ग है जिस पर रोधक लगे हैं के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, यानी आप अपने घर से सीधे पुस्तकालय नहीं जा सकते, अर्थात बुक शॉप पर नहीं जा सकते। फिर कह रहे आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर जाते हैं, अर्थात अपने ये घर से 100 मीटर कहाँ जाते हैं? उत्तर की तरफ। और यह उत्तर जो है कि दोस्तों डायरेक्शन में किधर है? ऊपर है। 100 मीटर यह ऊपर उत्तर की तरफ जाते हैं। उसके बाद देखिएगा, फिर कह रहा है ठीक पश्चिम में 50 मीटर लंबा जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं। कह रहा है पश्चिम में, अब देखिए यहाँ से जो है पश्चिम आपका इस साइड है, यानी आपके बाएं साइड, तो इधर जो है कि हम लोग 50 मीटर क्या चलेंगे? पश्चिम की दिशा में चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे कर देखते हैं। कह रहा है और अंत में ठीक दक्षिण में 150 मीटर की दूरी तय करके आप वाई पर स्थित बुक शॉप पहुँचते हैं। वाई पर बुक शॉप के सापेक्ष यक्स पर आपके घर की दिशा क्या होगी? तो चलिए यहाँ से कह रहा है कि यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ से आपकी दिशा 150 मीटर किधर हो जाती है? 150 मीटर दक्षिण की तरफ। अगर यहाँ से देखा जाए दोस्तों तो दक्षिण आपका क्या नीचे है, और दक्षिण टोटल दूरी कितनी चल रही है यहाँ से? 150 मीटर। यहाँ से आपका 150 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 100 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 100 मीटर। अगर पूछा जाए, क्या पूछ रहा है? कह रहा है वाई पर बुक शॉप के सापेक्ष यक्स पर आपके घर की दिशा, यानी इसके सापेक्ष पूछ रहा है इसकी दिशा, यानी यहाँ से ये दिशा कौन सी होगी। तो अगर हम लोग दोस्तों
बात करें कि यहाँ बुक शॉप है, बुक शॉप को अगर मैं इस तरह देखूँ डायरेक्शन के हिसाब से, तो यहाँ नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ ईस्ट हो जाएगा, यहाँ साउथ हो जाएगा, यहाँ वेस्ट हो जाएगा। तो अगर हम लोग दोस्तों ध्यान से देखें तो ये घर की जो दिशा है यहाँ से ये नॉर्थ और ईस्ट, अर्थात हम लोग कह सकते हैं उत्तर पूर्व की दिशा में स्थित है। क्या है? उत्तर और पूर्व की दिशा में स्थित है। अर्थात आपका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं क्या होगा, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। आपका आंसर क्या आया हुआ है? उत्तर पूर्व, अर्थात आपका आंसर नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह के प्रश्न जो है कि बहुत ही आसान होते हैं, इनको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। बस डायरेक्शन जैसे जैसे कहता है लेफ्ट राइट, उसके बाद नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये जानकारी हमको होनी चाहिए। बाकी सब ये प्रश्न में कुछ नहीं रखा है, आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसमें आज ना ज़्यादा एनसीईआरटी के प्रश्न इसमें नहीं है, ज़्यादा कंसेप्चुअल प्रश्न है। और एनसीईआरटी से रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए तो जैसा कि मैंने कल बोला था कि अगर जिनको नोट्स चाहिए एनसीईआरटी का, वो लोग मेरे व्हाट्सएप पे नोट्स लिख करके भेजें, एनसीईआरटी नोट्स चाहिए, उस तरह के मैं उनको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। बहुत ही अच्छा पीडीएफ है दोस्तों, आपके लिए 15 नंबर वहाँ से प्रश्न आपके फंसेंगे। किसी ने जो दोस्तों मुझे मैसेज किया था, मैं उनको जो है कि तुरंत ही वो नोट्स प्रोवाइड करवा दिया हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो आप हाई लिख करके भेज सकते हैं और नोट्स लिख करके भेज सकते हैं। मैं आपको जैसे ही क्लास खत्म होगी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए, कर है स्वच्छंद खेल होते हैं जहाँ बच्चे, अब देखिए स्वच्छंद जो खेल होते हैं दोस्तों, ऐसे खेल होते हैं जहाँ बच्चा क्या करता है अपनी अभिरुचि के अनुसार, वो चाहे तो घर में भी खेल सकता है, चाहे तो बाहर भी खेल सकता है, और उनके रुचि के अनुसार सारी चीज़ें जहाँ पे होती हैं उसे हम लोग कहते हैं स्वच्छंद। तो अगर देखा जाए तो इस ऑप्शन में आप लोग देखिए, कर है बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं, खेल के नियमों को पालन करते हैं, वयस्कों द्वारा सलाह देने पर लिंग विशिष्ट खेल खेलते हैं, विशिष्ट क्रियाकलाप आयोजित करते हैं। तो अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया, इसमें बच्चा क्या होता है, स्वतंत्र होता है, वो बाहर भी खेल सकता है अथवा भीतरी क्रियाकलाप, कोई भी क्रियाकलाप अपने रुचि के अनुसार वह कर सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अगर देखा जाए थोड़ा सा इसका स्पष्टीकरण हम लोग यहाँ पे करें तो कह रहा है स्वच्छंद जो खेल होते हैं बच्चों को अपने पर्यावरण की खोज करने, अपनी कल्पना का उपयोग करने और खेलने और दूसरे के साथ संवाद करने के लिए, अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं बच्चे अपना कल्पना का उपयोग करते हैं और एक दूसरे से खेलते समय या खेलने के लिए अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, या अपने जो निर्णय लेना है वो स्वतंत्र निर्णय लेते हैं। अगर कहा जाए तो बच्चों को अपनी पसंद की गतिविधियों में खेलने की स्वतंत्रता होती है, चाहे वह बाहर या अंदर हो, वो कहीं भी अपने रुचि के अनुसार खेल सकते हैं। यह उन्हें नियमों या विशेष गतिविधियों के प्रतिबंध के बिना अपनी कल्पना शक्ति, समस्या समाधान कौशल और सामाजिक क्षमताओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब देखिए बच्चे क्या होते हैं, जब बच्चे को हम लोग स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो वो क्या करते हैं अपने कल्पना शक्ति के अनुसार, अपने निर्णय लेने के अनुसार वो क्या कर सकते हैं, इनका एक सामाजिक कौशल विकसित हो सकता है, और कहा जाए तो उनकी सामाजिक क्षमता और सारी जो उनकी समस्या समाधान की क्षमता और कल्पना शक्ति है वो उनकी बढ़ेगी। ठीक है, तो स्वच्छंद जो होते हैं उसमें बच्चे अपने निर्णय के अनुसार बाहर भी खेल सकते हैं या अंदर भी खेल सकते हैं, अर्थात अपने रुचि से स्वतंत्र होते हैं, उन पे किसी का दबाव नहीं होता। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं और इन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कह रहा है बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है। देखिए बीज दोस्तों एक जो है कि पौधे के जो पुष्पीय पौधे होते हैं उनका बहुत ही अहम हिस्सा होता है, और बीजों से ही दोस्तों और पौधों की प्रजाति क्या होती है, उत्पन्न होती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बिना बीज के भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो बीजीय पौधे होते हैं वो सबसे उनका जनन का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि उन्हीं से किसी न किसी विधि द्वारा पौधे उगते हैं। अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो जो प्रजनन होता है वो प्रजनन फूलों के द्वारा होता है, और बीज जो है दोस्तों बीज से छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे भी निकलते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो बीज होता है, बीज के अंकुरण के लिए बीज की अंकुरण के लिए क्या क्या आवश्यक होते हैं, तो अगर बात किया जाए तो बीज के अंकुरण के लिए वायु पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होनी चाहिए। अगर बात करें तो तापमान भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नमी भी आवश्यक है।
अगर कहा जाता प्रकाश की मात्रा उपस्थित होती है दोस्तों, लेकिन अगर कहा जाए केवल सूर्य की प्रकाश की मात्रा ही चाहिए, तो ये कोई क्लियर नहीं है कि सूर्य का प्रकाश ही होना चाहिए। ठीक है, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं भी रहता है तो बीज का अंकुरण संभव हो सकता है। और उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? वायु का संपर्क, तापमान, नमी और प्रकाश, ये चीज़ें जो है बीज के अंकुरण के लिए बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं, इसमें कह रहा है कि कौन सा अनुपस्थित हो सकता है, तो सूर्य का प्रकाश अगर नहीं भी है तो बीजों में अंकुरण हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलिए, ये ट्रेन से रिलेटेड प्रश्न दोस्तों हर चैप्टर में, हर जो है कि जितने हमने पेपर सॉल्व किए हैं सभी पेपर में एक जो है कि ट्रेन से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, तो इस बार भी ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है मैं पहले भी बता चुका हूँ, और इसमें भी हम लोग दोस्तों सॉल्व करेंगे। बस थोड़ा सा कंसेप्ट होता है, हम लोग को समय निकालना, बस समय निकाल लेते हैं और सिंपल सा फार्मूला रखते हैं और हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाता है। चलिए, कह रहा है कोई व्यक्ति 5 सितंबर 2022 को नगर कोइल जाने के लिए भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन पर एक एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुआ। एक व्यक्ति ट्रेन में सवार हो गया, फिर कह रहा है यह ट्रेन 21:15 भिवंडी रोड से चली तथा 7 सितंबर 2022 को 4:45 नगर कोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई कुल दूरी 1877 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हम लोग को दोस्तों चाल ज्ञात करने के लिए हम लोग को दो चीज़ें चाहिए, एक तो दूरी चाहिए और बटे में समय। देखिए, चाल निकालने के लिए हमको दूरी और समय चाहिए होता है। तो अगर हम लोग बात करें तो दूरी हमारी यहाँ पे दी हुई है, तो अगर बात करें तो यहाँ कुल दूरी हमारी मिली हुई है। कुल दूरी बराबर है आपका 1877 किलोमीटर। अब बस हमको करना क्या है, हमको ज्ञात करना है समय। टोटल समय कितना लगा है बस हम लोग को निकाल लेना है और हम लोग का आंसर यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखेंगे गाड़ी किस दिन से चली है और कितने दिन तक चली है। तो अगर हम लोग बात करें तो गाड़ी 5 सितंबर 2022 से चलना स्टार्ट हुई है। ठीक है, और वह 5 तारीख से चली है और 7 तारीख को पहुंची है। 7 सितंबर 2022 को वह पहुंच रही है। सबसे पहले हम लोग टाइम को देखेंगे, तो टाइम जो है, चलने वाला टाइम जो है वो 21:15, अर्थात यह दोस्तों रात को 21:15 पर चली है। और 7 सितंबर को 4:45 वह पहुंची है। कितना? 4:45 पे। ध्यान से देखेंगे इसको। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे दोस्तों 5 से 7 तारीख को आई है गाड़ी, तो बताइए 5 तारीख से 6 तारीख के यानी 6 सितंबर में भी 6 सितंबर 2022 को वह अगर 21:15 पर आए तो बताओ टोटल यहाँ कितना घंटे लगेंगे। तो यहाँ टोटल अगर मैं बात करूँ, यहाँ लिख देता हूँ, अगर 5 से 6 के बीच में टोटल समय कितना लगेगा, इसको 24 घंटे लगेंगे। कितने? 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे। बताइए लगेंगे कि नहीं लगेंगे। अगर 5 सितंबर से अगर 9 बजे रात को चल रहा है, फिर 6 सितंबर को 9 बजे रात होंगे, तो बताइए कितने घंटे होंगे? 24 घंटे होंगे कि नहीं होंगे? 24 घंटे होंगे। अब देखिए, अब हमको करना क्या है, अब हमको देखना है, अब रात को 21:15 से हम लोग को 4:45 तक आना है। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूँ मैं, 4:45। हम लोगों को अब 21:15 से 4:45 तक देखना है कितना समय हो रहा है। अगर मैं बात करूं एकदम सिंपल तरीके से, अगर सिंपल तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करें, तो अब बताइए 21:15 पे से चलेगा तो 21, उसके बाद अगर मान लीजिए 21 है तो क्या बजेगा आपका 22:15 पर 1 घंटा, फिर 23:15 पर 1 घंटा, फिर आपका उसके बाद 12 बजे के बाद अगर 12:15 होगा यानी 24:15। ठीक है, उसके बाद 1 घंटे और अगर हम लोग जाएंगे तो 1:15, फिर उसके बाद 2:15,
3:15 और लास्ट में आपका 4:15 भी एक अगर समय हो, ठीक है। और यहाँ हम लोग को देखेंगे आधा घंटा पहले से ही यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ तक गिने 4:15 तक सिंपल तरीके से, तो देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 7 घंटे, यानी टोटल 7 घंटे हो रहे हैं, 7 घंटे। और इसमें देखेंगे तो 30 मिनट अधिका है, कितना है 30 मिनट अधिका है, तो हम लोग कह सकते हैं 7.5 घंटे, 7 घंटा 30 मिनट, अर्थात हम लोग इसको क्या कहेंगे 7.5 घंटे कहेंगे। तो अगर इसमें हम लोग 24 घंटे में 7.5 घंटे क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, टोटल आपका समय देखिए कितना हो जाएगा आपका 7 7 4 11 2 1 3, यानी 31.5 घंटे टोटल आपका समय निकल के आ गया। समय आपका कितना निकल के आ गया 31.5 घंटे। अगर हम लोग दोस्तों इसको क्या करें, अब इसको हम लोग इसकी औसत चाल निकालें। अगर हम लोग चाल निकालें तो चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे समय। तो दूरी हमारी दी हुई है 1877 अब बटे कुल समय हमारा दोस्तों निकल के आया 31.5। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा समय आएगा 59.5। टोटल आपका चाल आएगा 59.5 किलोमीटर पर हावर्स, ठीक है। देखिए बस थोड़ा सा इसमें हम लोग को कैलकुलेशन है, बाकी कुछ है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा ये 59.5 किलोमीटर पर हावर्स, ठीक है। गाड़ी की चाल कितनी है 59 किलोमीटर पर हावर। चलिए यहाँ पे आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पाश्चुरीकृत दूध को लगभग तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है। अब देखिए दूध जो होता है दोस्तों, दूध को खराब होने से बचाने के लिए उसका पाश्चुरीकरण किया जाता है। और एनसीईआरटी में दोस्तों खाद्य परिरक्षण के बारे में बताया जाता है कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनके 1 से 2 दिन तक बचा कर रखने के लिए क्या क्या करने चाहिए। और दूध को कई दिनों तक बचा कर रखने के लिए हम लोग पाश्चुरीकृत करते हैं, और उसके लिए कह रहा है कि तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक अति ठंडा करके उसे भंडारण के लिए रख दिया जाता है। कह रहा है 15 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर, कह रहा है 3 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर, 5 मिनट के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर, 15 से 30 सेकेंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर। तो अगर हम लोग दोस्तों बात किया जाए तो इसका आंसर आपका होगा 15 से 30 सेकेंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 15 से 30 सेकेंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या गर्म कर देते हैं, फिर अचानक उसे तुरंत जो है कि ठंडा करके सुरक्षित रख दिया जाता है, और कई दिनों तक हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 से 30 सेकेंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पे पाश्चुरीकरण किया जाता है दूध का। चलिए अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं। भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए दोस्तों हम लोग जो पौधे हैं, कद्दू को भी पौधा माना जाता है, फिर उसके लौकी है, फिर करेला है और चिचिंदा है, इस तरह की बहुत सारी सब्जियां होती हैं जिसको आप देखे होंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पेड़ों पर चढ़ करके फलते हैं। कुछ पौधे होते हैं जैसे आप अगर तरबूज की बात करें, खरबूज की बात करें और कद्दू की बात करें तो वो सब क्या होते हैं, नीचे जो है कि फैल वगैरह का फैलते हैं। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, उनकी टहनियाँ जो है कि थोड़ी सी मजबूत होती है लेकिन ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं होता। तो इस तरह के जो है कि पौधों कई भाग में हम लोग बांट करके अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो भौतिक विशेषता है उसके आधार पर अगर हम लोग बात करें तो कद्दू के पौधों को किस में रखा जा सकता है। अब देखिए आरोही लता की बात करें तो आरोही लता जैसे पेड़ वगैरह पर चढ़ के फरते हैं, पेड़ों पर चढ़कर फलते हैं, ठीक है। और इस तरह के जो उदाहरण आपको मिल जाएंगे वो उनमें ना कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कुछ इस तरह का चढ़ने के लिए इस तरह की लटकनें होती हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो ये हो सकता है आपका लौकी का, उसके बाद करेला भी हो सकता है,
इस प्रकार के बहुत सारे पौधे हो सकते हैं जो आरोही लता वाले होते हैं, अर्थात वो चढ़ने वाले होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें झाड़ी, तो देखिए ये कुछ पौधे होते हैं जो छोटे होते हैं और इनकी शाखाएं ना थोड़ी सी मजबूत होती है। इनकी शाखाएं मजबूत होती हैं, लेकिन ज़्यादा मजबूत नहीं होती हैं। इनकी तना जो है इनका ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, इतना ध्यान रखेंगे। अगर बात करें विपर्सी लता, तो ये विपर्सी लता वाले पौधे जो होते हैं दोस्तों, ये ज़मीन पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ज़मीन पर फैल कर फलते हैं, फैल कर फलते हैं। और इनके तने ना, इनके जो तने होते हैं वो मुलायम होते हैं, मुलायम या नर्म होते हैं। और इसके अंतर्गत आपका क्या क्या आ जाते हैं? कद्दू आ जाता है। क्या आ जाता है आपका? कद्दू। उसके बाद तरबूज और तमाम प्रकार की नाशपाती वगैरह, ये सारे जो है कि पौधे आ जाते हैं। अगर साग के बारे में बात किया जाए तो साग जो होता है दोस्तों, साग जिसे हम लोग खाते हैं जैसे पलकी वगैरह, तो इनकी तना जो होता है दोस्तों, अगर बात किया जाए तो ये बहुत नर्म होते हैं, बहुत नर्म प्रकार के होते हैं। और इनका इस्तेमाल हम लोग साग सब्जी के रूप में, जैसे पलकी हो गया, इस तरह का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? साग कहलाते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विपर्सी लता, क्योंकि विपर्सी लता क्या है? कद्दू है और वह जमीन पर फैल करके फलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विपर्सी लता। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलिए, कर उंगलियों से छूकर एवं महसूस करके पढ़ने की क्रिया का प्रयोग उन लोगों के द्वारा किया जाता है। देखिए, कहा जा रहा है कि स्पर्श करके हम लोग जानकारियों को सीखते हैं, वो किन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में ब्रेल लिपि के बारे में बात किया गया। एक लुई ब्रेल नाम के वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक ही कर लीजिए, लेकिन अभी जब उनका बचपन का समय था तो वो क्या कर रहे थे कि कुछ ऐसा खेल खेल रहे थे, चाहे किसी भी कारणवश उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। और एक ये ना बहुत ही जिज्ञासु और जो है कि चेष्टा उनके अंतर्गत रहती है कि मैं क्या करूँगा ना, पढ़ना सीखूंगा, लिखना सीखूंगा। और इन्हीं के प्रयास से वो अलग अलग तरीका खोजते थे पढ़ने के लिए और लिखने के लिए। और एक दिन उन्होंने एक ऐसा तरीका खोजा जिसे ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से आज के दिन में जाना जाता है। और ब्रेल स्क्रिप्ट जो होती है वो 6 बिंदुओं के उभार करके लिखी जाती हैं। ठीक है, इस तरह के 6 बिंदु होते हैं और इन 6 बिंदुओं को कागज़ पे उभार के लिखा जाता है। अब इन बिंदुओं को कंप्यूटर के द्वारा भी लिखा जाता है और वे ऐसे व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो लोग आंखों से देख नहीं सकते, अर्थात दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एक लिपि है जिसे ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। किस लिपि के नाम से जाना जाता है? ब्रेल लिपि के नाम से। ठीक है, किसके नाम से? ब्रेल लिपि के नाम से। और ब्रेल लिपि जो है किसके लिए है? जो व्यक्ति देख नहीं सकते हैं उसके द्वारा उनको जो है कि ऐसे शिक्षा दी जाती है और वो लोग क्या कर सकते हैं? छू करके, महसूस करके अध्ययन करते हैं। चलिए, अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, इसका आंसर दीजिए। कर वाष्पन के कारण शीतलता की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए, वाष्पीकरण क्या होता है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो शीतलता होती है वाष्पीकरण के कारण होती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है। इसको ना इतना अच्छे से पढ़ेंगे ना कि हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इसको ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिएगा। चलिए, कह रहा है वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है। हम लोग कक्षा 9th के चैप्टर में पढ़ते हैं वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है। इसको अगर आपको प्रयोग करना होगा तो जैसे ही कोरोना आया था तो कोरोना के समय में हम लोग पॉकेट वगैरह में रख करके सैनिटाइजर घूमते थे और जैसे ही सैनिटाइजर हम लोग अपने हाथों पे मारते थे उतने दूर की हमारी हथेली या शरीर के पार्ट जो है कि ठंडे हो जाते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जब हम लोग वहाँ पे रखते थे तो वहाँ की जो ऊष्मा ना उड़ जाती थी, वहाँ की ऊष्मा
उड़ जाती थी तो अगल बगल से जो ऊर्जा है उसको अवशोषित करती थी, इसलिए जो है कि वहाँ का स्थान ठंडा हो जाता है, अर्थात वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है। इसी प्रकार हम लोग को कहा जाता है कि गर्मी में हम लोग को सूती वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि सूती वस्त्रों से वाष्पीकरण तेज होता है। और उसको वाष्पीकरण को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो देखिए कौन कौन से होते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं वो होता है क्षेत्रफल, फिर उसके बाद होता है वायु की गति, फिर उसके बाद होता है तापमान, फिर होता है आर्द्रता में कमी। ध्यान से समझिएगा, इसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर देखिए दोस्तों, अगर हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, क्षेत्रफल को अगर हम बढ़ा देते हैं, इसका उदाहरण देखेंगे, छोटा सा उदाहरण मैं बताऊंगा। अगर आपको मान लीजिए ऑफिस जाना है, आप मास्टर बन गए हैं, प्राइमरी के टीचर बन गए और आपको स्कूल जाना है, और आपकी धर्मपत्नी आपको चाय लेके आती हैं, और आपका टाइम हो रहा होता है स्कूल जाने का, और ये चाय इतनी गर्म है कि आपको पीने में 10 मिनट लग जाएंगे। तो आप क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल बहुत छोटा सा है, तो आप क्या करते हैं, आप एक प्लेट में उस चाय को ले लेते हैं, और जैसे ही इस प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, क्या होता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो ये वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अर्थात हम लोग क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, क्षेत्रफल अगर क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। और उसके बाद एक और पॉइंट है दोस्तों, वायु की गति। अगर वायु की गति भी अगर वृद्धि कर दी जाती है तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर हम लोग क्या करते हैं, चाय को फूंक फूंक कर पीते हैं, अर्थात हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ की वाष्प बन रही है, हम लोग वहाँ पे वायु क्या करते हैं, उसके स्थान पर लेके आते हैं। जैसे ही हम लोग फूंकते हैं, वो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। अगर यह नहीं समझ में आ रहा तो एक उदाहरण और समझिए। जब ठंडी का समय होता है तो उस समय हवाएं भी बहुत कम चलती हैं, और जिस समय गर्मी अगर आ जाए तो गर्मी में भी देख सकते हैं जब तेज हवाएं चलती हैं, चाहे ठंडी में ही अगर उदाहरण ले लिया जाए, तो ठंडी में ही जिस दिन तेज हवाएं चलती हैं, अगर उस दिन हम लोग बारिश में कपड़े को रख देते हैं तो वह कपड़ा सूख जाता है। ध्यान से समझिएगा। चाहे अगर मान लीजिए बरसात है, बरसात के समय हम लोग कपड़े को अच्छे से सुखा नहीं पाते हैं, तो हम लोग एक फ़ैन के आगे या कूलर के आगे अपने कपड़ों को रख देते हैं, और जब वायु तेज चलती है तो जल के कणों को उड़ा कर लेकर चली जाती है। अर्थात हम लोग वायु की गति बढ़ाएंगे तब भी वाष्पीकरण की दर बढ़ सकती है। अगर बात करेंगे तापमान के, तो तापमान का उदाहरण सबसे अच्छा है। जब हम लोग ठंडी में रहते हैं तो ठंडी में हमारे कपड़े ज़्यादा देर में सूखते हैं, क्योंकि वाष्प बन करके कपड़े के जल जो है कि उड़ नहीं पाते हैं। और जैसे ही गर्मी का समय होता है, तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और तापमान में वृद्धि होती है तो वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अब बात किया जाए आर्द्रता, तो बहुत लोग बात करेंगे सर ये आर्द्रता क्या होता है। तो अगर हम लोग कहें कि वायु में अगर जो जल के कण उपस्थित हैं, चाहे जल वाष्प के जो कण उपस्थित हैं, उसी को हम लोग आर्द्रता कहते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर आर्द्रता में कमी करेंगे तो हमारा वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जैसे ही अगल बगल का वायुमंडल क्या है, ठंडा है, जैसे ही वायुमंडल का क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, आर्द्रता जैसे ही वृद्धि हो जाएगी, अर्थात वातावरण ठंडा हो जाएगा तो आर्द्रता में वृद्धि हो जाएगी, और जब वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट हैं, 4 पॉइंट जो हैं ये वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। अब चलिए इसके आंसर को ढूंढते हैं। कह रहा है क्षेत्रफल बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होते हैं। अब देखिए क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ठीक है, लेकिन यहाँ बात की कर रहा है, देखिए पहले एक बार फिर से सवाल को पढ़ते हैं। कर वाष्पन के कारण शीतलता होने की प्रक्रिया, तब धीमी की बात कर रही है, धीमा का बात करना, धीमा। तो अच्छा ही बताओ, जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और यहाँ भी वायुमंडलीय ताप बढ़ेगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, बताइए, वृद्धि हो जाएगा। अभी हम लोग ने पढ़ा है। फिर यहाँ पे देखिए कह रहा है बढ़ता है, यहाँ भी वायुमंडलीय ताप निम्न होता है, तो देखिए यहाँ भी बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्षेत्रफल घटता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होता है। अब बताइए वायुमंडलीय ताप उच्च होगा तब भी क्या होगा, वृद्धि होगा। तो अगर हम लोग बात करें कि क्षेत्रफल भी कम होना चाहिए और तापमान भी कम होना चाहिए, तब जो है कि वाष्पीकरण की दर धीमी हो जाएगी। तो अर्थात हम लोग आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर।
क्षेत्रफल घटा देंगे और वायुमंडलीय ताप भी क्या कर देंगे, निम्न कर देंगे, तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, निम्न हो जाएगी, अर्थात धीमी हो जाएगी। ठीक है, बताइए। तो जितने लोग देख रहे हैं यहाँ पे, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए ये 9 नंबर का प्रश्न हम लोगों ने कर लिया। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, कह रहा बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है, कह रहा है स्वांग, मटकी, भगोरिया, लावड़ी। ठीक है, अब इसका आंसर दीजिए। कह रहा बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, अर्थात हरियाणा वगैरह भी आता है, उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्र आते हैं, तो वहाँ पे जो है कि एक फुर्तीली नृत्य किया जाता है, उसको किस नाम से जानते हैं? कह रहा है मटकी, भगोरिया, लावनी। बताइए। देखो मटकी जो है दोस्तों, ये प्रयोग होता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का यह नृत्य है। ठीक है, और यह मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है। कहाँ? मालवा क्षेत्र में। अगर भगोरिया की बात किया जाए दोस्तों, तो ये भी मध्य प्रदेश में ही मनाया जाता है और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में मनाया जाता है, और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। और लावणी की भी बात करें तो लावणी और यह मनाया जाता है महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसका आंसर अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? स्वांग। स्वांग जो है ये बुंदेल क्षेत्र में का यह एक क्या है? नृत्य है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, इसका जवाब दीजिए। अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज इसका जवाब देने का प्रयास करिएगा। कर पौधों के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान कीजिए। पौधे भूक्षरण को रोकते हैं। ठीक है। कर मृत एवं सूखी पत्तियां उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए उपयुक्त होती हैं। कर पशु पौधे को आश्रय प्रदान करते हैं। कर पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं। अब देखो ध्यान से समझना इस प्रश्न को। कर पौधे भूक्षरण को रोकते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों पौधे जो है यहाँ लगाए गए हैं, तो अगर उसके क्या है? जड़ है, तो जड़ जो है इसके नीचे फैली रहेगी और पौधों को तना सहारा प्रदान करेगा। ठीक है, और यहाँ की जो मिट्टी होगी उन मिट्टी को यह पौधा जकड़े रहेगा। क्या रहेगा? पौधे जकड़े रहेंगे, अर्थात कह सकते हैं कि मृदा क्षरण को यह रोक सकता है। यह अगर पौधा है तो यह मृदा क्षरण को रोक सकता है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं पहला ऑप्शन तो सही है। करा इसकी जो पत्तियां होती हैं जब सूख जाती हैं तो वो उर्वरक का काम करती हैं, यहाँ तक तो सही है। जब पत्तियां सड़गल जाती हैं तो वो उर्वरक का कार्य करती हैं, यहाँ तक सही है। लेकिन यह कह रहा है एवं कीटनाशक बनाने के काम आते हैं। देखिए पत्तियों के कीटनाशक नहीं बनाए जाते हैं, तो ये ऑप्शन तो लगभग आधा सही था आधा गलत, अर्थात ये भी गलत हो जाएगा। कर पशु अर्थात जानवर पौधे को आश्रय प्रदान करता। अच्छा ही बताइए, पौधे जाकर के जानवर के नीचे बैठते हैं कि जानवर को पौधा आश्रय देता है? तो यहाँ पे उल्टा है, अर्थात ये भी ऑप्शन आपका गलत है। कर पौधे हमसे हम बीज प्राप्त करते हैं, तो जो पुष्पीय पौधे होते हैं दोस्तों उससे हम लोग बीज प्राप्त करते हैं, और कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको हम लोग खा भी सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पौधों के बीज होते हैं जो हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। तो अगर माना जाए तो इसका आंसर दोस्त आपका क्या सही हो जाएगा? ए और डी। चलिए ए और डी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बताइए। देखिए यहाँ पे थोड़े से एनसीईआरटी से थोड़े से हट के प्रश्न इसमें पूछे गए थे, और ज़्यादा जो है कि उतना भी कठिन नहीं है कि आप लोग से नहीं आया। अब चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 12 नंबर को। कर पौधे के भागों तथा उनके कार्यों को नीचे बताया गया सबसे उपयुक्त कथन है। कर जड़ें पौधों को पत्तों से जोड़ती हैं। देखिए अगर बात करें, अगर हम लोग एक पौधा बना लें, अगर एक पौधा बनाए हम लोग, तो देखिए पौधे जो होते हैं दोस्तों, पौधों में दो भाग होते हैं। पौधे का जो भूमि के नीचे भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं, यहाँ से ये पौधे के नीचे जो भाग होता है इसे हम लोग कहते हैं जड़ तंत्र। क्या कहते हैं? जड़ तंत्र। और ऊपर का जो भाग होता है इसे हम लोग कहते हैं परोह तंत्र। परोह तंत्र, ये आपको पता होगा, कक्षा 6 में हम लोग पढ़ते हैं इसको। ठीक है, और इसमें परोह तंत्र के अंतर्गत क्या आती हैं? परोह तंत्र के अंतर्गत पत्तियां आती हैं।
क्या आती हैं? पत्तियां आते हैं, तना आते हैं और फूल वगैरह भी आते हैं, और फल, बीज, ये सारे जो है किसके अंतर्गत आते हैं? आपके आपके परोतंत्र के अंतर्गत आते हैं। मान लीजिए ये किसी भी प्रकार का पौधा है, ठीक है, बस हम लोग को समझना है। अब आगे देखेंगे। अब इसमें क्या क्या कर रहा है, इस कथन को देख कर, जड़ें पौधों को पत्तों से जोड़ती हैं। अब बताइए, यहाँ पे जो जड़ें हैं क्या पत्ते को जोड़ रही हैं? नहीं। पत्तों को जोड़ने के लिए दोस्तों पत्ते के साथ जो है कि पर्णवृंत लगा होता है, ठीक है, उससे जो है कि पत्ते तने से जुड़ते हैं और कर फल परागण में सहायता करते हैं। कर फल जो होते हैं, अर्थात अगर हम लोग बात करें कि सेव जो है, सेव परागण की क्रिया होती है, जैसे फल होता है तो फल से परागण की क्रिया होती है। अब कहेंगे कि परागण क्या होता है, तो देखिए परागण जो होता है दोस्तों, परागण के द्वारा ही पौधों में निषेचन की क्रिया होती है। और परागण दो प्रकार के होते हैं, एक पर परागण होता है, एक स्वपरागण होता है। अगर बात किया जाए स्वपरागण क्या होता है, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई पुष्प है, यहाँ पे एक पौधे में, यानी एक ही पौधे के दो पुष्प पर, एक ही पौधे के दो पुष्प पर इसका नर केसर उड़ करके इसके वर्तिकाग्र पे जाकर के क्या हो जाए, चिपक जाए, तो यह क्रिया कहलाती है परागण। और ये स्वपरागण कहलाता है, अर्थात एक ही पुष्प के दो पुष्प होते हैं, यानी एक ही पेड़ के दो पुष्प पे जब आपस में यह क्रिया होती है तो उसे हम लोग कहते हैं स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। अगर उसके बाद कुछ कीड़ों द्वारा, यानी कुछ कीटों द्वारा दूसरे पौधे के दूसरे फूल पर जाकर के जब यह क्रिया होती है, कीटों द्वारा, पतंगों द्वारा, या पानी द्वारा, या हवा द्वारा, तो वो कहलाता है आपका पर परागण। तो ये सारी क्रिया होती हैं। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो पर परागण जो होता है वो फलों की सहायता से नहीं होता, वो फूलों की सहायता से हम लोग कह सकते हैं। फूल जो है कि परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं, अर्थात ये आपका गलत हो जाएगा। कर अब फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। फिर कर अब पत्ते पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देते हैं। तो देखिए पत्ते जो है कि ऊपरी भाग को सहारा नहीं देते हैं। ये तना जो होता है, जिसे हम लोग स्टेम बोलते हैं, स्टेम अर्थात तना जो होता है सभी शाखाओं को, पत्तों को क्या करता है, सहारा देता है। और इसको, तने को सहारा कौन देता है, जड़। ये हमको पता होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें जो दोस्तों फूल होते हैं, फूल में ही स्त्री केसर होते हैं और नर केसर होते हैं। और जब क्या होता है कि नर केसर यानी पुमंग से जब उसके स्त्री केसर पे जाकर के उनके जो कण होते हैं, पराग कण, वो चिपकते हैं, तब वहाँ पोलिनेशन होता है। और जब वह निषेचन की क्रिया होती है तब उनसे एक नए फल या बीज का निर्माण होता है। तो हम लोग कह सकते हैं फूल जो है कि प्रजनन अंग का भाग होते हैं। और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अब चलिए आगे चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। संघ शासित प्रदेश बताना है। अब बताइए, इसको तो आप लोग जवाब दे ही सकते हैं। चलिए इसका जवाब देने का प्रयास करिएगा, इसका जवाब क्या होगा। चलिए कह रहा है इनमें से केंद्र शासित प्रदेश बताना है कौन कौन से हैं। मिजोरम, लद्दाख, झारखंड और छत्तीसगढ़, लद्दाख और पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और नागालैंड। चलिए बताइए यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा आप लोग जवाब देते रहिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा जवाब आएगा आपको था, ठीक है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अभी भारत में 28 राज्य हैं। कितने हैं, 28 राज्य, और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश। अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे मिजोरम और लक्षद्वीप। मिजोरम दोस्तों आपका क्या है, एक राज्य है। तो जब इसमें राज्य, एक ये राज्य ही आ गया तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। झारखंड भी राज्य है, छत्तीसगढ़ भी राज्य है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम लोग दोस्तों बात करें जम्मू और कश्मीर, तो ये तो आपका क्या है, यूटी है। क्या है, यूटी है। लेकिन नागालैंड आपका यूटी नहीं है, तो यहाँ पे ये प्रश्न आपके गलत हो जाएंगे। अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो लद्दाख अब जल्दी ही बना है, और पुदुचेरी, ये दोनों आपके क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, अर्थात यूनियन टेरेटरी हैं, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं और अगले प्रश्न को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
चलिए, करा एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी पोशाक पहनती थी जिसका नाम है। अब देखिए कहाँ का है, श्रुति है, वो कहाँ से संबंधित है, महाराष्ट्र से, और एक पारंपरिक साड़ी पहन रही है और उस साड़ी का क्या नाम है, बनारसी साड़ी, नौवारी साड़ी, कलमकारी साड़ी, जामदानी साड़ी। चलिए जल्दी से जल्दी इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा, ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। ये साड़ी से रिलेटेड जो है हम लोग प्रश्न पढ़ चुके हैं। एक जो जामदानी साड़ी है वो हमने जो है कि एक वीडियो में बताया था कि जो जामदानी साड़ी है वो कहाँ की है, वो पश्चिम बंगाल की एक प्रसिद्ध कला है। और यह जानते हैं ये जो जामदानी जो साड़ी होती है इसको बनाने की जो कला है वो मुगल लेके आए थे, मुगल शासक। और मुगल शासक ये लेके कहाँ से आए थे, ये बांग्लादेश से लेके आए थे। बांग्लादेश से इस कला को लेके आए थे और ये कला आज जामदानी जो कला है वो कहाँ प्रसिद्ध है, ये जामदानी कला ये पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल कहाँ प्रसिद्ध है, पश्चिम बंगाल। और जानते हैं इस साड़ी इतनी महंगी है कि लोग इसको हर अवसर पे नहीं पहनते हैं। जो यहाँ की औरतें होती हैं वो मुख्यतः खास तौर पर जब शादी होती है तब पहनती हैं क्योंकि बहुत ही महंगी साड़ियाँ बेचती हैं। और बनारसी की बात करें दोस्तों तो ये बनारस, चाहे अब इसको हम लोग कहेंगे वाराणसी, ठीक है, वाराणसी, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। कलमकारी की बात करें दोस्तों तो ये साड़ी वगैरह पर रंगों से डिजाइन कराने के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें एक साड़ी है जिसे जाना जाता है पोचमपल्ली साड़ी के नाम से। पोचमपल्ली साड़ी जो है दोस्तों ये तेलंगाना राज्य एक स्थित है, वहाँ की बहुत प्रसिद्ध ये साड़ी है, तेलंगाना। और यहाँ के जो लोग हैं वो बुनकर हैं, क्या है, बुनकर। और बुनकर लोगों के घर घर में यह जो है कि एक प्रकार की साड़ी बुनी जाती है, धागे को कलर वगैरह करके और ज्यामितीय आकृतियाँ साड़ी पे बनाई जाती हैं और उसे कहा जाता है पोचमपल्ली साड़ी। और यह पोचमपल्ली गांव से में बनाई जाती है, इसीलिए यहाँ के नाम से ही यह प्रसिद्ध हो गई। अगर हम लोग इसका आंसर का बात करें तो आंसर आपको अब मिल गया होगा कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में जब वो पहन के जाती है साड़ी पोशाक तो उसको नौवारी कहा जाता है और वह कहाँ की है, महाराष्ट्र की है, ठीक है। बाकी सभी प्रश्नों को हम लोग लगभग ठीक ठाक जान गए। अब आगे चलते हैं और अगला चलते हैं। 15 नंबर के प्रश्न को देखिएगा। चलिए इसका आंसर तो सभी को पता होगा क्योंकि ये जो है ना बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु, यानी दोस्तों जो शादी करने की उम्र है वो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए। तो ये तो ऑप्शन सभी को आपको आ रहे होंगे क्योंकि ये कोई ज़्यादा भारी प्रश्न नहीं है, तो सभी को पता है, सभी के जीवन में आना भी है एक दिन सभी को शादी करनी है, ठीक है। और शादी देखिए शादी थोड़ा सा अलग ही माहौल हो जाता है और हम लड़के जो होते हैं क्या करते हैं, नौकरी करने का सोचते हैं कि नौकरी कर लेंगे तो हम लोग की शादी हो जाएगी। लेकिन आज कल की जो लड़कियां हैं वो क्यों पढ़ती हैं ज़्यादा, क्योंकि हम लोग अगर पढ़ेंगे तो हम लोग को शादी जल्दी नहीं करना पड़ेगा। तो ये अलग जो है कि एक सोच है। लेकिन जाहिर सी बात है अगर हम लोग समाज में हैं तो अगर हम लोग नौकरी नहीं करेंगे, चाहे एक सक्सेसफुल नहीं बने हैं, तो हम लोग के शादी के लिए कोई पूछता भी नहीं है। चलिए वो तो बात रही अलग सामाजिक कार्य के लिए, लेकिन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे विवाह की न्यूनतम आयु क्या होगी। लड़कों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष। फिर कह रहा है लड़कियों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष। यहाँ कह रहा है लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 21 वर्ष। यहाँ कह रहा है लड़कियों के लिए 21 वर्ष और लड़कों के लिए 25 वर्ष। तो अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो जो ये बाल विवाह निषेध अधिनियम है ये क्यों लाया गया 2006 में, तो इसके पहले क्या होता था दोस्तों, समाज में एक कुरीति फैली हुई थी। लोग क्या करते थे, कम ही उम्र में लड़कियों की शादी कर देते थे। तो आगे चल के बहुत सारी सामाजिक प्रॉब्लम और बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते थे। तो इसको लेकर के एक नियम पारित किया गया और इस नियम के अनुसार बताया गया कि जो लड़कियां होंगी, लड़कियों की शादी की उम्र जो होगी वो 18 वर्ष होगी और लड़कों की जो शादी की उम्र होगी वो 21 वर्ष होगी। अभी फ़िलहाल इनका फिर से संशोधन की बात चल रही है,
तो हो सके बदल गया होगा या अभी इस पर कोई अपडेट नहीं है। बट अभी जो है जिस अनुसार पूछा गया उसमें हम लोग 18 वर्ष और 21 वर्ष करेंगे। तो यहाँ पे आपको आंसर में मिल गया होगा कि इसका आंसर क्या है, लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष शादी की उम्र होनी चाहिए। चलिए बताइए, इतना आसान आसान प्रश्न अगर हम लोगों के एग्जाम में आ जाए तो बताइए हम लोग क्या कर देंगे, धुआं धुआं उड़ा देंगे प्रश्नों के। ठीक है, बताइए ऐसे प्रश्न अगर आए तो प्रश्नों में क्या दम है, कोई दम नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलिए, अब जो है कि लगभग हम लोग एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने सारे प्रश्न थे वो कर लिए। अब पेडागोजी से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। तो अगर पेडागोजी आपको नहीं आती है तो मैं बार बार बोलता हूँ, बस आप पेडागोजी के क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर के जितने सारे हैं प्रैक्टिस करिए, तब जो है कि पेडागोजी आएगी। बाकी सब जितने एनसीईआरटी थे, एनसीईआरटी को मैंने पहले भी बताया, अगर एनसीईआरटी का आपको नोट्स चाहिए और वो भी पूरे इमेज के साथ, उसमें इमेज वगैरह भी शामिल किए गए हैं। जैसे कि मैं जब भी एनसीईआरटी सॉल्व कराता हूँ तो वैसे आते हैं, जैसे हाथी से रिलेटेड, बाघ से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, तो मैं आपको दिखाता भी हूँ। तो उस तरह के नोट्स अगर आपको चाहिए तो बस आप हमें हाई लिख करके भेजेंगे और नोट्स लिख देंगे, एनसीईआरटी नोट्स चाहिए। मैं तुरंत जो है जैसे ही क्लास खाली होगा, जिनका मैसेज आएगा, मैं उनको एनसीईआरटी का नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, उसको कोई भी फीस नहीं लूँगा दोस्तों, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से आपको 15 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक इसका आप लोग आंसर दीजिए। चलिए आंसर दीजिए इसका जल्दी से। चलिए इस पेडागोजी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पूछा जा रहा है, कक्षा 3 में पढ़ने वाली मधु अपने घर में लगे गुलाब और तुलसी के पौधे को पहचानती है। पौधों की पहचान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल होगी। अब देखिए दोस्तों, उसके पास जो है कि 2 पौधे हैं। एक पौधा है किसका, एक पौधा है गुलाब का और एक पौधा है किसका, तुलसी का। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सी क्रिया होगी। अगर इसमें क्या करना है, पहचान करना है कि कौन सा गुलाब का है, कौन सा तुलसी का है, तो उसको देखेगी, क्या करेगी, देखेगी यानी अवलोकित करेगी। तो इसका क्या होगा, अवलोकन होगा। अवलोकन के बाद में अगर हम लोग बात करें तो इसमें तुलना करेगी कि इसमें कौन से फूल फूलते हैं, किस में कैसे फूल फूलते हैं, किस में कांटे होते हैं, किस में नहीं कांटे होते हैं। तो इनका क्या करेगी, फिर यह तुलना करेगी। फिर उसके बाद तुलना करने के बाद इनका अनुमान भी लगा सकती है। क्या करेगी, अनुमान लगाएगी और वह निष्कर्ष निकालेगी कि कौन सा गुलाब का पौधा है, कौन सा तुलसी का पौधा है। तो आप लोग को यहाँ क्रम पता चल गया होगा, अवलोकन होगा, तुलना होगा और अनुमान लगाएगी। अर्थात ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। अर्थात यहाँ पे तो लगभग दे दिया क्या आपका, 2 ऑप्शन दे रहा है आपका, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। तो अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो अवलोकन, तुलना, अनुमान लगा सकती है या तुलना कर सकती है, 2 चीज़ें हैं इसमें। तो अगर हम लोग देखें, बात करें तो इसका अवलोकन या तुलना होना चाहिए। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग बात करें तो ये आपका क्या कर सकती है, अवलोकन कर सकती है और तुलना कर सकती है। इसका सटीक आंसर क्या होगा, अवलोकन और तुलना। अनुमान लगाने का यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन ही इसके सही हैं, तो ए और बी इसके आंसर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। कर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रकृति की सैर संचालित करने का उद्देश्य क्या है। अब देखिए कह रहा है कि पर्यावरण की जो अध्ययन शिक्षण हम लोग करते हैं उसमें बच्चे को हम लोग सैर कराने के लिए यानी घुमाने के लिए लेके जाते हैं। तो हम लोग का मेन उद्देश्य क्या होता है, उनको मूर्त चीज़ों से परिचय कराना, अर्थात वातावरण से उनको जोड़ करके क्या करना, पढ़ाना। और जब हम लोग बच्चे को वातावरण से जोड़ करके पढ़ाते हैं तो उनकी जो मूर्त अवधारणा होती है वो क्लियर हो जाती है। जो चीज़ें बच्चे जो होते हैं किताब में पढ़ते हैं वो पर्यावरण से जब जोड़ते हैं तो और पर्यावरण के साथ जब अंतःक्रिया करते हैं तो उनका अस्थायी ज्ञान हो जाता है। तो चलिए इसमें हम लोग देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध का विकास करना।
कर प्रकृति के साथ एक आभासी यात्रा करना। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे अगर वास्तविक रहता, वास्तविक, तो हम लोग यहाँ मान सकते हैं कि एक वास्तविक दुनिया में इसको लेके जा रहे हैं, बच्चे को एक वास्तविक अनुभव करा रहे हैं, तो वहाँ पे सही हो जाता। कर एक पार्क में सैर कराना और विद्यार्थियों की तंदुरुस्ती सुनिश्चित करना। बताइए क्या हम लोग को शिक्षण अधिगम में जो पर्यावरण पढ़ाते हैं, क्या हम लोगों को बच्चों को तंदुरुस्त करना हमारा उद्देश्य होता है? नहीं। फिर कह रहा विद्यार्थियों को बागवानी में व्यस्त रखना और एक रसोई बगीचा विकसित करना। बताओ ये भी हमारा मेन उद्देश्य नहीं होता। हम लोगों का क्या उद्देश्य होगा? बच्चों का वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत के जो विशेष है ना, उसके प्रकृति के साथ कैसे उनके संबंध है और उनके प्रति क्या भावनाएं हैं, उसको विकसित करने का उद्देश्य होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ाना हमारा मेन उद्देश्य होता है। और बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, रटना और याद करना उद्देश्य तो कभी होता ही नहीं है। अब आगे चलते हैं, 17 हो गया, अब 18। चलिए, कह रहा है रेजी कहती है कि वह अपने पिता की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती। उसने अपनी माँ की तरह घर बार संभालना है और बच्चों की देखभाल करनी है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में जेंडर संबंधी इस अवधारणा को संबोधित करने के सर्वाधिक उपयोगी रहेगी? अब देखिए यहाँ पे ना जेंडर रूढ़िवादिता है, क्योंकि लड़के यही काम कर सकते हैं, लड़कियाँ यह काम नहीं कर सकती, लड़कियाँ यह काम कर सकती हैं, लड़के काम नहीं कर सकते। तो यह जो लड़की है बोल रही है कि मैं अपने पापा की तरह जो एक ड्राइवर नहीं बन सकती, क्योंकि एक समाज में अवधारणा फैली हुई है, रूढ़िवादिता फैली हुई है कि लड़कियाँ ट्रक नहीं चला सकती, चाहे लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती। तो इस तरह के जो है कि अगर आप एक शिक्षक हैं तो कैसे निपटेंगे, क्या आपको करना होगा? तो कह रहा है कि समूह चर्चा करवाएंगे, चलचित्र प्रदर्शित करेंगे, भूमिका निर्वहन करेंगे, खेल करवाएंगे। तो अगर हम लोग बात करें ना, इसमें ना समूह चर्चा होनी चाहिए। इस तरह के पॉइंट पे क्या होना चाहिए? समूह चर्चा होना चाहिए। जब समूह चर्चा होगी, 4 लोग रहेंगे वहाँ पे, सभी लोग रहेंगे, तो समूह के साथ अंतःक्रिया होगा और लोग जो है कि उस धारणा को तोड़ना चाहेंगे। तो यहाँ पे समूह चर्चा सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है रूढ़िवादिता को हटाने का, अर्थात जेंडर संबंधित जो पक्षपात है, ठीक है, जेंडर पक्षपात जो है, इसे कम करने में सहायता मिल सकता है समूह चर्चा के द्वारा। 18 का आंसर आपका क्या हो गया? ए। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर का। चलिए 19 नंबर का आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। हाँ, यहाँ पे आंसर आना आप लोग का स्टार्ट हो गया, बहुत अच्छे। राजू भाई ऑफिशियल ने आंसर दिया है, ठीक है, बहुत अच्छे। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, 19 नंबर का आंसर दीजिएगा। चलिए आप लोग आंसर देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और जितने लोग आए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर नए लोग हैं तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग डेली जो है 8 से 9 बजे के बीच में कभी भी क्लासेस हम लोग लेते हैं। अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाता है, तब भी मैं जो है कि 9 बजे से पहले क्लासेस स्टार्ट कर देता हूँ। अब चलिए आज का जो है कि 19 नंबर के प्रश्न को आप लोग आंसर दीजिए। कह रहा है प्राथमिक विद्यालय के बच्चे को पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए आपने पाया कि कुछ बच्चे एकल अभिभावक परिवार में रहते हैं। इस परिस्थितियों में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अब देखिए जाहिर से दोस्तों, बच्चे क्या होते हैं ना, कई परिवार में रहते हैं, कोई संयुक्त परिवार में रहता है, कोई एकल परिवार में रहता है। तो एक बच्चा है वो एकल परिवार में आ रहा है, अर्थात उसके माता पिता और एक बच्चा, वही लोग हैं, और उस परिवार से अगर आ रहा है तो आप एक शिक्षक के नाते आप क्या करेंगे? कह रहा है इन बच्चों की अवहेलना करें और विषय परिवार और संबंधों पर ध्यान केंद्रित करें। अच्छा बताइए, बच्चों की आप अवहेलना करेंगे, ऐसा आपको कदापि नहीं करना है। कह रहे इन बच्चों से सहानुभूति दर्शाएं और उन्हें परिवार पद समझाने के लिए कहें। परिवार पद समझाने से कुछ नहीं होगा। चलिए अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहे ऐसे परिवारों में बच्चों द्वारा समान की गई कठिनाइयों पर विशेष बल दें और विषय ध्यान केंद्रित करें। ऐसा नहीं होगा, ये भी गलत है। कह रहे ऐसे बच्चों का संदर्भ सम्मिलित करें और सहानुभूति चाहे समानुभूति की एक संस्कृति का निर्माण करें। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग कर सकते हैं समानुभूति का एक जो है कि हम लोग यानी उसी प्रकार के एक संस्कृति भावना का हम लोग निर्माण कर सकते हैं, अर्थात वैसे संदर्भ हम लोग बच्चे को दे सकते हैं। अर्थात हमारा आंसर नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं और 20 नंबर के प्रश्न को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। कर है रूपल कक्षा 5 की छात्रा है। रूपल जो है कक्षा 5 की छात्रा है, वो अपने शिक्षक को बताती है कि जब उसकी छोटी बहन रोती है तो दादी उसे कहती हैं कि चुप हो जा, नहीं तो चांद पर बैठा बूढ़ा बाबा उसे ले जाएगा। यदि आप रूपल के शिक्षक हैं
तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, जब बच्चे दोस्तों परेशान करते हैं घर वालों को, तो बच्चे कहते हैं अरे चुप हो जा, नहीं तो वो आएंगे तो काट लेगा तुमको, वो मारेगा। इस तरह की अगर हम लोग कर रहे हैं, कुछ अलग अवधारणा बच्चे के दिमाग में हम लोग विकसित कर रहे हैं, एक अलग प्रकार का, ऐसा हम लोग को बच्चों के बीच में नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसमें अगर आप एक शिक्षक हैं तो ऐसा आपको क्या करना पड़ेगा? करा रूपल को दादी से बात करके उन्हें ऐसा कहने में मना करेंगे, तो ऐसा भी नहीं कहेंगे। करा रूपल से बात करके समझाएंगे कि दादी झूठ बोल रही, ऐसा भी हम लोग नहीं कहेंगे। करा रूपल को चांद के बारे में बताएंगे ऐसा, क्योंकि बाबा वहाँ नहीं रहते, ऐसा भी हम लोग नहीं कहेंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, बच्चे को खुद कहेंगे कि तुम अवलोकन करो, चाहे तुम सोचो कि क्या वहाँ पे कोई बाबा रहते होंगे या नहीं रहते होंगे, खूब अपनी अवधारणा को विकसित करो, खुद जांच करो। तो हम लोग कह सकते हैं रूपल से कहेंगे कि वह सूचना का क्या करे, संकलन कर, इस तथ्य की जाँच करे। यानी रूपल से हम लोग कहेंगे कि आप क्या करो, चंद्रमा के बारे में पता करो कि क्या सच में चंद्रमा पे कोई भूत रहता है, चाहे कोई बूढ़ा रहता है जो तुमको काटेगा करके। तुम खुद जो है कि इसको सोचो और सोचने का प्रयास करो, क्या ऐसा हो सकता है या है। तो वह जो है कि इस अवधारणा को सही से देखेगी, समझेगी, तो वो समझ जाएगी। बाकी सब हम लोग उसके दादी को मना करेंगे, सब कुछ भी करेंगे, लेकिन उसकी चेष्टा कहीं ना कहीं वहाँ पे रहेगी, कहीं ना कहीं उसका सोच वहाँ पे रहेगा। अब वह जब अपने से खुद से निष्कर्ष कर लेगी, खुद जांच कर लेगी, तो उसको खुद पता चल जाएगा और वह जो धारणा है उसको तोड़ देगी। तो हम लोग कह सकते हैं आंसर नंबर 4 इसका 20 का सही हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी अब लगभग दोस्तों 10 प्रश्न और बचे हुए हैं, तो लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा और 10 प्रश्नों में बहुत अच्छा कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिलेगा। देखिए किसी भी वीडियो पे अगर आप आते हैं और तुरंत चले जाते हैं तो उसका कोई जो है कि आपको परिणाम नहीं मिलने वाला। जब तक आप किसी की वीडियो, मेरी वीडियो हो या किसी की वीडियो हो, जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। आप इसी तरह हमेशा सुबह से शाम तक सभी की वीडियो पे दौड़ते रहेंगे। मैं नहीं कहता कि मेरी ही वीडियो पर आकर के देखिए, आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ पढ़िए, लेकिन आप लोग क्या रुक करके पढ़िए, तभी जो है कि आपका क्लियर होगा कंसेप्ट, नहीं तो क्लियर नहीं होने वाला। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। कक्षा 1 में शिक्षक के रूप में आपसे अपेक्षा की है कि आप विद्यार्थियों को ज्ञानेंद्रियों से परिचित करवाएं। यानी दोस्तों हम लोग आ रही जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, कितनी होती है? 5। और 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी होती हैं, उनसे बच्चों को परिचय कराना। जैसे आँख, उसके बाद कान, उसके बाद नाक, उसके बाद जीभ और त्वचा। ये हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इन ज्ञानेंद्रियों से बच्चे को परिचय कराना है, तो आप क्या करेंगे? कह रहा है विद्यार्थियों को विषय के संदर्भ में पढ़ने के लिए और तैयारी के साथ साथ कक्षा में आने के लिए कहेंगे। कह रहा है विद्यार्थियों को उनके अपने शब्दों में ज्ञानेंद्रियों के विषय में लिखने के लिए कहेंगे। प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण करने के लिए मूर्त पदार्थ या का उपयोग करेंगे। कह रहा है प्रत्येक संवेदना का कार्य संपादित करने के लिए भूमिका निर्वहन का उपयोग करेंगे। अब देखिए अगर हम लोग दोस्तों बच्चों को क्या करना है, सभी ज्ञान इंद्रियों को जागृत करना है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए ना, कुछ ऐसे मूर्त पदार्थ लेके जाना चाहिए उसके पास। अगर मान लीजिए हम लोग को बच्चे को बताना है कि जो स्वाद होता है, स्वाद को हम लोग जीभ से बताते हैं, तो बच्चे को क्या करो ना, एक छोटी सी टॉफी लेके जा सकते हैं और छोटी से खट्टे पदार्थ को ही लेके जा सकते हैं, और बच्चे को दोनों को टेस्ट करने के लिए बोलेंगे, तो बच्चा समझ जाएगा कि हाँ स्वाद का जो है, स्वाद जो इंद्रिय होती है हमारी क्या होती है, जीभ होती है। अगर बच्चे को बताना है कि हम लोग क्या है, दृष्टि यानी देखने का जो इंद्रिय होती है वो क्या होती है, आँख होती है, तो बच्चे को हम लोग कह सकते हैं आप क्या करो, आँख को मूंद लो और उसके बाद देखने का प्रयास करो, क्या कोई वस्तु आपको दिखती है, तो बच्चा बोलेगा नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं जो हम लोग देखने वाली जो हमारी क्या होती है, इंद्रियाँ होती हैं, वो आँख होती है। और इंद्रियाँ होती क्या है, जिससे हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों आपको त्वचा के बारे में बताना है कि त्वचा से हम लोग जानकारी कैसे इकट्ठा करते हैं, तो बच्चे को क्या कर सकते हैं, कोई वस्तु स्पर्श करवा सकते हैं, और मूर्त रूप में कोई वस्तु जो है कि मुलायम हो सकती है, खुरदरी हो सकती है, तो हम लोग टच करवा करके उसके सेंसेस को बता सकते हैं कि कौन सा ये सेंसेस काम कर रहा है। उसी प्रकार सभी को हम लोग क्या मूर्त अवधारणाओं से क्लियर कर सकते हैं, तो मूर्त पदार्थों से क्लियर कर सकते हैं प्रत्येक संवेदनाओं को। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 नंबर। बताइए, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न जो है कि पेडागोजी में आते हैं, और हम लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो ये कर ही नहीं पाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। कारण निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है? कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या, यानी पर्यावरण की जो है कि प्रकृति की सबसे अच्छी व्याख्या करता है, इसमें से कौन होगा? कह रहा मानव व्यवहार और परिस्थितिकी तंत्र में सामंजस्य। कह रहा प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक के शिक्षण।
कह रहा है पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया, कह रहा है पर्यावरण के बारे में समझ और जानकारी। तो देखिए मेन अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे लगभग 2 प्रश्न यहाँ पे ऑप्शन सही लगेंगे आपको, ये वाले तो लगभग गलत हो जाएंगे दोनों। ये पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली एक अधिगम प्रक्रिया है, फिर उसके बाद पर्यावरण के बारे में समझ और जानकारी विकसित करना। दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन यहाँ कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त, यानी सर्वाधिक यानी बहुत अच्छी है। तो अगर हम लोग कहें तो पर्यावरण के बारे में जो सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया वो होनी चाहिए, यानी हमेशा लगातार जो है कि पर्यावरण से अध्ययन होते रहनी चाहिए। तो यह जो है कि इससे कहीं ज़्यादा जो है कि यह उपयुक्त है। तो हम लोग कह सकते हैं आंसर नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न आपके बीच में है। चलिए दोस्त, इसका आप लोग क्या करिए, जवाब दीजिए। कर कक्षा 2 में एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों की यात्रा थीम यानी परिवहन प्रकरण का संपादन करना है, इसलिए आप यानी क्या करना है, यात्रा परिवहन जो है कि थीम का क्या करना है, बताना है, संपादन करना है कि परिवहन क्या होता है। तो आप क्या करेंगे, तो देखिए जब परिवहन के बारे में चाहे कोई भी पाठ होता है दोस्तों, जब हम लोग कक्षा में पढ़ाने जाते हैं, पाठ योजना जब हम लोग बनाते हैं तो एक प्रस्तावना होती है, और उस प्रस्तावना को हम लोग बच्चों के मुख से निकलवाना सीखते हैं कि बच्चे से कैसे प्रस्तावना निकालनी चाहिए। तो जब बच्चे को पहले ना कुछ उस वस्तु के बारे में जानकारी होती है, और उससे हम लोग थोड़ा सा हिंट दे करके बच्चे को उस प्रस्तावना को निकलवाते हैं, किसकी सहायता से, बच्चे की सहायता से। तो परिवहन की अवधारणा को सबसे पहले बच्चों के ही सहायता से हम लोग को ज्ञात करवाना चाहिए। तो चलिए इसमें देख लेते रहे। कर विद्यार्थियों को इसके संदर्भ में पढ़ने और नोट्स बनाने के लिए कहेंगे, ऐसा नहीं है। परिवहन के महत्व पर उन्हें एक कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाएंगे, यह भी ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा दोस्तों, प्रभावित हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं। कर सूचना एवं संप्रेषण संसाधनों का उपयोग करने को कहेंगे, उपयोग करेंगे और उनके अनुभवों से निष्कर्ष निकालेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है परिवहन के उपयोगों का अर्थ निकालने के लिए समाचार पत्रों का लेख पढ़ेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा है उनके अनुभव के अनुसार जो है कि हम लोग उसका निष्कर्ष निकलवाएंगे। सूचना और संप्रेषण साधनों का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, और उनके अनुभवों से हम लोग क्या करेंगे, निष्कर्ष निकलवाएंगे। तो अगर कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर 3। अब आगे चलते हैं। करे पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित करता है। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है वो सर्वाधिक यानी कह सकते हैं सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित करने का कौन सा जो है कि इसमें ऑप्शन सही होगा। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन अपने आप कोई अलग विषय नहीं है। अच्छा, कह रहा है पर्यावरण अध्ययन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विषय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की पूर्व तैयारी है। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण और पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता है। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता है। देखिए इसमें तो लगभग कई ऑप्शन सही होंगे, लेकिन कह रहा है सर्वोत्तम प्रकार से जो है कि कौन प्रदर्शित करता है। तो हम लोग कह सकते हैं ना, जो कि पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, पर्यावरण के प्रति जो है कि जागरूकता होती है, और पर्यावरण के में क्या समस्याएं होती हैं उनको दूर करना और उनके प्रति सजग होना, उनका संरक्षण करना, इससे संबंधित होता है। तो ये सबसे बेस्ट रूप से प्रदर्शित कर सकती है। तो हम लोग कह सकते हैं पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण और पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता उत्पन्न करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3। अब चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्त, इसका आंसर देने का आप लोग प्रयास करिएगा। चलिए इसका आंसर देने का आप लोग प्रयास करेंगे। इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कक्षा 3 के विद्यार्थियों को प्रकरण चिट्ठी आई। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को प्रकरण चिट्ठी आई है के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त होगा। यानी चिट्ठी के बारे में बच्चों को क्या करना है, कुछ समझाना है। तो कह रहा है संचार का पाठ पढ़िए और संबंधित अभ्यास कीजिए, ऐसा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कह रहा है विद्यार्थियों को सूचना को जोड़कर और उनको अपने शब्दों में लिखने के लिए कहेंगे। तो ये भी जो है कि चिट्ठी से रिलेट करने कह सकते हैं, लेकिन जो दोस्तों ज़्यादा जो है कि इसका प्रभाव नहीं हो सकता। कह रहा है विद्यार्थियों को उनके दादा दादी को पत्र लिखने के लिए तैयार करिए। हाँ, अगर कहेंगे बच्चे जो है कि चिट्ठी जो है कि क्या है, कैसे चिट्ठी आती है, तो एक क्या करो ना, तुम अपने अपने दादा को चाहे अपने मम्मी को चाहे अपने पापा को क्या करो, एक चिट्ठी लिखो। तो बच्चा उसमें लिखेगा, अपने विचार लिखेगा, चिट्ठी कैसे लिखी जाती है इसको समझेगा। तो यहाँ ये सही है।
फिर कह रहा है डाकिये के कार्य का अनुभव करने के लिए एक स्थानीय डाकघर जाने की योजना बनाए। हाँ, ये हम लोग कर सकते हैं दोस्तों कि डाकिया क्या करते हैं, कैसे प्रोसेस होता है। हम लोग जब चिट्ठी लिख लेते हैं तो उस चिट्ठी को कहाँ ले जाते हैं, फिर डाकिया उस चिट्ठी को ले जाता है और किस प्रकार जो है कि उसके कार्य होते हैं, तो वो हम लोग उसकी अवधारणाओं को विकसित कर सकते हैं चिट्ठी के बारे में। तो अगर कहा जाए तो सी और डी इसका आंसर सही हो जाएगा, और सी और डी आपका आंसर यहाँ पे 4 नंबर में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। 26 नंबर के प्रश्न को देखिए। करा निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण अध्ययन सीखने के संदर्भ में सत्य है। पर्यावरण अध्ययन सीखने के संदर्भ में कौन सी चीजें सत्य हैं वो आपको बताना है। करा बच्चे अपने आसपास की दुनिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये तो लगभग सही लग रहा है दोस्तों, सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं। करा अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चों के समान संदर्भित अनुभव होते हैं। अच्छा, ही बताइए, जब बच्चा अलग अलग पृष्ठभूमि से आएगा तो वो समान संदर्भित कैसे होगा, उनका अनुभव क्या होगा, अलग अलग होगा। और हम लोग जानते भी हैं दोस्तों कि हर एक बच्चा अलग अलग संस्कृति से आता है, अलग अलग पर्यावरण से आता है, अलग अलग समाज से आता है, तो हाँ उनका जो है कि संदर्भ कैसा, एक जैसा अनुभव कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। तो ये ऑप्शन में तो गलत है। कर अब विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बनाती है। सही है, अगर विविधता है दोस्तों, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे कई पृष्ठभूमि से आते हैं, कई भाषिक होते हैं, कई जो है कि स्थानों से आते हैं, कई शहरों से आते हैं, कई क्षेत्रों से आते हैं, कई सामाजिक अनुभव लेके आते हैं, तो इनका ना एक जो सीखने की प्रक्रिया एक चुनौतीपूर्ण हो जाती है, और कहीं ना कहीं एक अच्छा माहौल भी बनाती है, सीखने का अनुभव भी देती है, बट एक चुनौतीपूर्ण बनाती है। तो ये तो ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संसाधन है, अर्थात अभी हमने इसमें बताया कि इसमें संसाधन भी अर्थात इसमें उपयोग भी होता है, तो हम लोग कह सकते हैं ए सी डी आपका आंसर हो जाएगा, और ए सी डी आंसर आपका कहाँ है, 2 नंबर में है। ठीक है, बताइए, बहुत ही आसान है, बस एक बार पॉजिटिव हम लोग को पकड़ना है, बाकी सब और कुछ है नहीं इस प्रश्नों में, बस पेडागोजी में पॉजिटिव पकड़ना है, पॉजिटिव पकड़िए। और ये अगुण कैसे आएगा आपके अंतर्गत, आइए अगुण आएगा आपके प्रैक्टिस से। अगर आप इसी तरह भागते रहेंगे, इधर उधर जाते रहेंगे, वीडियो पे घूमते रहेंगे, तो कुछ नहीं मिलेगा। बस जब तक आप किसी के चैनल पे रुक करके उन वीडियो को नहीं देखते हैं, तब तक आपका अवधारणा क्लियर नहीं होगा, इतना मैं बता देता हूँ आपको। अब चलिए आगे चलते हैं, 27 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विषय पक्षियों प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे। हम लोगों को क्या करना है, पक्षियों से प्रस्तुत करना है, उद्देश्य निकलवाना है। तो आप क्या करेंगे, अपने विद्यार्थियों को पक्षियों के प्रतिरूप उनके नामों की सूची के साथ याद करने के लिए, देखिए याद करने वाला भाड़ में जाए, इसको हम लोग कभी नहीं सही मानेंगे। फिर देखो, विद्यार्थियों को पक्षियों के विषय में अपने शब्दों में लिखने के लिए कहेंगे। फिर आगे देख लेते हैं, स्थानीय पक्षियों उनकी प्रकृति और उनके आवास स्थानों की पहचान करने के लिए प्रकृति की सैर का उपयोग कीजिए। पक्षियों पर एक वीडियो और उसके पश्चात कंप्यूटरीकरण प्रस्तुति करिए। देखिए ये भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ज़्यादा उपयोग ये सब नहीं हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए किसी पक्षी के बारे में बताना है, तो सबसे अच्छा तरीका होगा, अगर बगल में कोई चिड़ियाघर है, चाहे कोई ऐसा माहौल है जहाँ चिड़िया रहती हैं, तो वहाँ पे हम लोग उसको उसके संबंध में पर्यावरण में ले जा करके उसके बाहर, यानी स्कूल से बाहर ले जा करके उस बच्चों को हम लोग चिड़िया को दिखा सकते हैं, तो उनकी अवधारणा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो और हम लोग प्रकृति की सैर करा सकते हैं। तो ये आपका आंसर क्या है, आंसर नंबर 3। बताइए, इसमें बच्चा आसानी से सीख लेगा, तो वो प्रश्न आपका हमेशा सही होगा, वो विकल्प आपके हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। वाड़ी ने कहा आम का पेड़ खुली छतरी जैसा होता है। इस कथन में वाड़ी द्वारा किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो वह कह रही है कि जो पेड़ होता है आम का, वो कैसा होता है, वह छतरी के जैसा होता है। आम का पेड़ जो होता है वह कैसा होता है, छतरी की तरह होता है। तो वह क्या क्या करेगी यहाँ पे, वह करेगी अवलोकन, वह करेगी तुलना, और वह करेगी क्या, कल्पना। तो यहाँ 3 चीज़ वह इस्तेमाल करेगी, वह अवलोकन करेगी, तुलना करेगी, कल्पना करेगी, अर्थात ABD, और ABD आपका आंसर नंबर 4 में है, और यहाँ पे आपका आंसर 28 का 4 हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आज का ये 29 नंबर प्रश्न है, इसको देखते हैं। कक्षा 3 में विषय जल का शिक्षण करते हुए विद्यार्थियों ने ऐसे उदाहरण को साझा किया जिसमें लोगों को सार्वजनिक संसाधनों जैसे कुओं, तालाबों इत्यादि से जल पीने के लिए मना किया गया था। आप ऐसी परिस्थिति में कैसे निपटेंगे।
कुछ स्थान है दोस्तों, सार्वजनिक स्थान है, जहाँ कुछ लोगों को वहाँ कुओं से पानी या तालाबों से जल पीने के लिए मना किया गया था। अगर आप ऐसी परिस्थिति में रहेंगे तो आप कैसे निपटेंगे उससे। कह रहा है विद्यार्थियों को विषय से हटने से रोकेंगे और विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे। कह रहा है विद्यार्थियों को ऐसी घटनाओं को कक्षा में साझा करने से मना करेंगे। उन्हें अनुभवों को साझा करने के लिए समानता के मूल्य पर बल देने के लिए कहेंगे। कह रहा है उन्हें अनुभवों को साझा करने के लिए और जल संरक्षण पर निबंध लिखने के लिए कहेंगे। तो अगर देखा जाए तो अगर मैं कहूँ तो यहाँ कह रहा है कक्षा में साझा करने से मना करना चाहिए। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कभी बच्चे को घटनाओं को साझा करने से रोकना नहीं चाहिए, थोड़ा सा वो हतोत्साहित होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर माना जाए तो ये ऑप्शन तो गलत होगा यहाँ पे। फिर कह रहा है विद्यार्थियों को विषय से हटने से रोकेंगे, तो ये ऑप्शन भी थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है मुझे देखने पर, लेकिन ऑफिशियल आंसर शीट में इसका आंसर यही दिया। कह रहा है विद्यार्थियों को विषय से हटने से रोकेंगे और विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे। यहाँ इसलिए प्रश्न सही हो सकता है क्योंकि बच्चे क्या होंगे ना, थोड़ा सा भटक जाएंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा उनको जो सीखना है वो कम हो जाएगा, तो यहाँ पे इसलिए इसको लगभग सही माना जा सकता है। फिर कह रहा है उन्हें अनुभवों को साझा करने के समानता के मूल्य पर बल देने के लिए कहेंगे, ये भी सही है। उन्हें अनुभवों को साझा करने के लिए जल संरक्षण पर निबंध लिखने के लिए कहेंगे, तो यहाँ पे ए सी अगर दिया है और इसके बाद डी, ये ए सी और डी 29 नंबर का आंसर आपका क्या होगा, ए सी और डी। चलिए क्या आंसर हो जाएगा इसका, ए सी और डी। अब चलिए आज का जो है कि हम लोग लास्ट प्रश्न को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। किस प्रश्न को, लास्ट प्रश्न को। कर पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विषयगत अवधारणाओं की समझ का विकास, प्रायोगिक गतिविधियों की समझ का विकास, अवलोकन, खोजबीन, तर्क, निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास, कर विवेक के आधार पर सही व गलत तय करने की क्षमता का विकास। अगर हम लोग दोस्तों बात करें, कह रहा है पर्यावरण अध्ययन जो है निम्नलिखित में से उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है। विषयगत अवधारणा की समझ विकास करना, गतिविधि सबसे बेस्ट होता है दोस्तों अवलोकन करना, खोजबीन करना, तर्क व निष्कर्ष की क्षमताओं का क्या करना, विकास करना। तो हम लोगों का मेन उद्देश्य होता है पर्यावरण में अवलोकन करना, वस्तुओं को नए तरीके से खोजना, उसका निष्कर्ष निकालना, उसके अंतर्गत सृजनात्मकता लाना, ठीक है, उनकी अवबोधन क्षमता बढ़ाना, ये सारा मेन उद्देश्य होता है पर्यावरण का। तो हम लोग कह सकते हैं इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3। बाकी अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो ये आपकी आज की ये 8वीं क्लास आपके बीच में समाप्त होती हुई। अगर दोस्तों आपका कोई प्रश्न है तो आप इस प्रश्न को पूछ सकते हैं। बाकी अगली क्लास जो है कि हम लोग की कल की क्लास जो होगी वो मैथ की क्लास होगी, तो सभी लोग कल आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। मैथ की क्लासेस में आप सभी लोग जुड़िएगा, ठीक है। मैथ की क्लासेस जो होगी दोस्तों 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में ये क्लासेस जो है कि स्टार्ट हो जाएगी, तो उस समय जो है कि आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और बाकी अगर दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप ईवीएस के एनसीईआरटी अगर नोट्स आपको चाहिए, अगर ईवीएस की एनसीईआरटी नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और जैसे ही आप व्हाट्सअप करेंगे एनसीईआरटी नोट्स लिख करके भेजेंगे, मैं जल्दी ही मैं आपको नोट्स जो है कि प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मैं बता दूं, अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और हम लोग इस चैनल पे दोस्तों प्रीवियस ईयर के जितने सारे प्रश्न हैं वो सभी प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। बाकी अभी फ़िलहाल हम लोग का मैथ, ईवीएस और हिंदी की लगभग 7 क्लासेस हो चुकी हैं। ये आज ईवीएस की 8वीं क्लास थी, कल जो है कि हम लोग मैथ की 8वीं क्लास लेंगे, उसके बाद हिंदी का। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही आप लोग की मांग आ रही है तो हम लोग जूनियर की हिंदी भी दोस्तों साथ में कराने के लिए सोच रहे हैं। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं हिंदी का सेकंड पेपर भी कराना स्टार्ट कर दूंगा। बाकी अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय, जय हिंद।